Hello everyone. So yesterday we started with the chapter The Portrait of a Lady, and we did till here that the turning point came in author and his grandmother friendship, and they then went back to city where author's parents lived, and then he started going to the English school in a motor bus, and grandmother would no longer help him in reaching the school. Okay, and yes, there were no dogs in the streets, and then she started feeding sparrows in the courtyard of their city house. Now we will move further. As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. Now, what happened as the years rolled by? जैसे जैसे साल और आगे बढ़ते गए, टाइम यानी कि और आगे चलता गया, ऑथर और ग्रैंड मदर आपस में एक दूसरे को बहुत कम देखते थे. कहीं टाइम तक तो ये सब कंटिन्यू रहा कि ऑथर की जो दादी माँ है वो उनको सुबह उठाती थी, उनको स्कूल के लिए रेडी करती थी. कहीं टाइम कुछ समय तक तो ये चीज़ें कंटिन्यू रही. लेकिन जैसे ही वो स्कूल से वापस आते थे तो ग्रैंड मदर उनसे पूछती थी कि आज तुम्हारी टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है. और वो आगे से कहते थे कि भी मुझे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स, न्यू वर्ड्स सिखाए हैं, कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई हैं वेस्टर्न साइंस के बारे में, कुछ लर्निंग्स वगैरह सीख रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और द वर्ल्ड बीइंग अराउंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये सब चीज़ें वो बताता है कि मुझे स्कूल में ये सब सिखाया जा रहा है. दिस मेड हर अनहैप्पी. शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन. तो ये सब चीज़ें सुन के दादी माँ खुश नहीं होती, उदास हो जाती है. और अब वो ऑथर को उसके लेसन्स में मदद भी नहीं कर पा रही थी, जबकि पहले ऑथर उसके साथ विलेज में रहता था. सो शी यूज टू हेल्प ऑथर इन हिज स्टडीज़ ऑल्सो. तो अब वो मदद नहीं कर पा रही थी. शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स. और वो मतलब ये चीज़ों को सोच के इतनी उदास हो रही थी. वो ये सोच रही थी कि भी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जा रही हैं इस इंग्लिश स्कूल में, और ये सब चीज़ें सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड हो रही थी. डिस्ट्रेस्ड का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी थी. वो स्ट्रेस ले रही थी, बहुत ज़्यादा दुखी थी. क्यों? क्योंकि वो ये सोच रही थी कि भाई कैसा स्कूल है, इसमें कुछ कुछ भी गॉड के बारे में, भगवान के बारे में, स्क्रिप्चर्स का मतलब मैंने कल भी बताया था, धार्मिक किताबें होती हैं जो, स्क्रिप्चर्स के बारे में, धार्मिक किताबों के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा रहा. तो वो ये सब चीज़ें सोच के थोड़ी परेशान थी. हूँ ग्रैंड मदर. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had lewd associations. Lewd associations का मतलब होता है इनडिसेंट, जिन चीज़ों को थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता, इनडिसेंट सी लगती है, डिसेंट नहीं लगती. एक दिन खुशवंत सिंह ने, यानी कि हमारे ऑथर ने, अपनी दादी माँ को क्या बताया कि हमें तो हमारे स्कूल में म्यूज़िक के लेसन्स भी दिए जाते हैं. और ये चीज़ सुन के तो ग्रैंड मदर बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई. क्यों? क्योंकि उसके लिए जो म्यूज़िक के लेसन्स वगैरह के जो लर्निंग वो ले रहा था वो इनडिसेंट थी, ल्यूड एसोसिएशन थी. इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्डलर्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक. शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल. हार्डलर्स का मतलब होता है प्रॉस्टिट्यूट्स, एंड जेंटल फोक का मतलब पीपल ऑफ नोबल बर्थ, यानी कि जो अच्छे परिवार के लोग होते हैं. तो उनकी नज़रों में, ग्रैंड मदर की नज़रों में, कि लोग म्यूज़िक वगैरह वही लोग सुनते हैं या बोलते हैं जो लोग भिखारी होते हैं या जो प्रॉस्टिट्यूट्स होते हैं. और लेकिन जो अच्छे परिवारों के घर से बच्चे बिलोंग करते हैं वो म्यूज़िक से दूर रहते हैं. उसके पास कुछ नहीं था कहने का, लेकिन वो चुप थी, और उसकी चुप्पी ही ये बात जाहिर कर रही थी कि उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आ रही, वो इन चीज़ों को अप्रूव नहीं कर रही, डिसअप्रूव कर रही है. सो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ये बहुत पहले लिखा गया है. कि जो स्टोरी है पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की, जो खुशवंत सिंह ने लिखी है, उन्होंने अपने टाइम को इलाबोरेट करते हुए बताया है, उनका ज़माना कैसा होता था, अपने टाइम के बारे में बताया. नहीं तो आजकल म्यूज़िक को कुछ भी गलत नहीं माना जाता. अगर आप आज के अकॉर्डिंग 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग देख रहे हो तो म्यूज़िक इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड थिंग. बहुत से
लोग म्यूज़िक के प्रोफेशन को भी ऑप्ट करते हैं, म्यूज़िक पसंद भी करते हैं, यस, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसको इस चीज़ से कंफ्यूज मत करना कि ऑथर की ग्रैंड मदर को ये चीज़ें डिसअप्रूव क्यों कर रही है, क्योंकि ये स्टोरी उस टाइम के ज़माने की लिखी गई है जिस टाइम म्यूज़िक के बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी. Okay, so yes, now the next para is, when I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. उसके बाद जब ऑथर यूनिवर्सिटी में गए तो ऑथर को वहाँ पे खुद का कमरा मिला, और जो उनका जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दैट वॉज स्नैप्ड. स्नैप्ड का मतलब ब्रेक सडनली एंड कम्प्लीटली. वो एकदम से टूट गया और धीरे धीरे वो कम्प्लीटली ख़त्म होता जा रहा था. द लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर. माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रेजिग्नेशन. सेक्लूजन का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग प्राइवेट एंड अवे फ्रॉम द पीपल. अकेलापन जिसे आप कह सकते हो, अकेले रहना. एंड विद रेजिग्नेशन का मतलब क्या है यहाँ पे? रेजिग्नेशन का मतलब है द सेम थिंग, दैट ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड अ लोनली लाइफ एंड एज शी एक्सेप्टेड द सेपरेशन फ्रॉम हर ग्रैंडसन. तो अब क्योंकि उनका वो कॉमन लिंक है जो फ्रेंडशिप का, वो कम्प्लीटली टूट चुका था और ख़त्म होता जा रहा था, तो ग्रैंड मदर ने अपने अकेलेपन को एक्सेप्ट करा, और उसने ये बात भी एक्सेप्ट करी कि भी अब उसका उसके ग्रैंडसन के साथ कनेक्शन टूट रहा है. शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन. स्पिनिंग व्हील क्या होता है? जब हम रुई से जैसे धागा बनाया जाता है, तो कुछ अपने लेग्स के मूवमेंट वगैरह करके, हाथों से चरखा चला के जो व्हील्स वगैरह को स्पिन करते हैं, उसे स्पिनिंग व्हील कहा जाता है. अ हाउस होल्ड मशीन विद अ व्हील टू अटैच इट फॉर स्पिनिंग यार्न. ओके, तो वो अब किसी से ज़्यादा बात करना भी पसंद नहीं करती थी, सारा दिन अपने स्पिनिंग व्हील पे काम करती रहती थी ग्रैंड मदर. फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स. सुबह से लेके जब सनराइज़ होता था और शाम तक जब तक सनसेट नहीं होता था, वो अपना व्हील ही चलाती रहती थी, स्पिन करती रहती थी, और साथ ही साथ मन में प्रेयर्स बोलती रहती थी. ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज. सिर्फ दोपहर को थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी स्पैरोज को फीड कराने के लिए. वाइल शी सैट इन द वेरांडा breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. और उसके बाद वो क्या करती थी? सिर्फ दोपहर को वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करती थी. क्यों? क्योंकि वो स्पैरोज को फीड कराती थी, और वो क्या करती थी? वरांडा में बैठ जाती थी और छोटे छोटे टुकड़े कर देती थी ब्रेड के, ब्रेड क्रम्स बना देती थी, और हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स, छोटी छोटी बर्ड्स आती थी, हंड्रेड्स आप कह सकते हो, हंड्रेड्स, इतनी 100 की कगार में छोटी छोटी बर्ड्स आती थी, और वो उसके बाद वहाँ पे बैठ जाती थी. कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेडलम ऑफ चेरिपिंग. वेरिटेबल बेडलम ऑफ चेरिपिंग का मतलब क्या है? कि भी वो बर्ड्स जो आती हैं वो इतनी ची ची चैं चैं करती हैं, इतनी ज़्यादा नॉइज़ करती थी, कन्फ्यूजन करती थी स्पैरोज़ की जो आवाज़ होती है. एंड सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स. और कहीं जो आती थी, पर्च्ड का मतलब ऑल राइट ऑन रेस्ट ऑफ समथिंग. कहीं बर्ड्स जो आती थी वो अब दादी माँ के लेग्स पे बैठ जाती थी, कोई उसके शोल्डर पे बैठ जाती थी, और इतनी ज़्यादा नॉइज़, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन सी क्रिएट करती थी वो बर्ड्स. एंड सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कहीं तो उसके सिर पे बैठ जाती थी. शी स्माइल्ड बट नेवर शूट देम अवे. शूट का मतलब क्या होता है? मेक अ पर्सन और एनिमल गो अवे बाय शाउटिंग और सेइंग शू. तो जैसे कि किसी को परे हटाना, कि चलो चलो यहाँ से दूर हो. जैसे छोटे बच्चे को भी हम प्यार भी करते हैं और चीज़ों के लिए रोकते भी हैं, गलत चीज़ों के लिए, तो इसी तरीके से वो कुछ चिड़िया उनके, कुछ वो स्पैरोज उनके लेग्स पे बैठ जाती थी, कुछ शोल्डर्स पे, कुछ उनके हेड पे, और ग्रैंड मदर स्माइल करती थी, लेकिन साथ ही साथ उनको परे भी हटाती रहती थी. इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर. तो ये एक क्वेश्चन आता है आपके MCQ में भी आ सकता है कि भी कितने टाइम के लिए वो आफ्टरनून में शी यूज टू फीड द स्पैरोज. तो ये उसका सबसे हैप्पीएस्ट आधा घंटा होता था पूरे दिन में से, दोपहर के टाइम का, जब वो स्पैरोज को फीड करती थी. यस, नेक्स्ट इज, व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. अब जब ऑथर ने फिर उसके बाद क्या करा? ऑथर ने जब यूनिवर्सिटी वगैरह पास आउट कर ली, तो ऑथर ने डिसाइड करा दैट ही वुड गो टू फॉरेन कंट्री. अब्रॉड जाएगा वो आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए. एंड आई वॉज श्योर दैट माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट.
और उसको इस बात की श्योरिटी थी कि मेरी जो दादी माँ है वो इस टाइम मेरे से नाराज़ होंगी, दुखी होंगी वो। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। और वो ये भी सोच रहा था कि मैंने 5 साल के लिए बाहर जाना है पढ़ाई के लिए, और जितनी उनकी दादी माँ की एज है कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब कि भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि जब मैं वापस आऊँगा सो वेदर ही वुड बी एबल टू सी हर अगेन और नॉट। बट माई ग्रैंड मदर कुड। She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotion. सेंटिमेंटल का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। अब लेकिन जो उनकी ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं हो रही थी उस टाइम पे। वो उल्टा ऑथर को रेलवे स्टेशन तक भी छोड़ने आई, और उन्होंने उस टाइम कोई कुछ भी उनसे बात नहीं करी ऑथर से, कोई इमोशन शो अपना नहीं करा कि वो दुखी हैं या कैसी हैं। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी। और उसने कोई और ऑथर से बात नहीं करी, सिर्फ वो रेलवे स्टेशन पे आई और जो उनके लिप्स हैं वो प्रेयर पढ़ी जा रहे थे, उनका जो माइंड है उनके दिमाग में भी प्रेयर चल रही थी, और जो उनकी फिंगर्स हैं उनके हाथों में एक वही रोजरी बीड्स की माला थी, और वो प्रेयर करते करते वही एक एक मोती आगे शिफ्ट करी जा रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. cherished का मतलब क्या है यहाँ पे, होल्ड समथिंग डियर। मॉइस्ट का मतलब वेट, और इम्प्रिंट का मतलब इम्प्रेशन और स्टैम्प यानी कि छाप। और उसके बाद वो क्या करती हैं, शी डिडंट टॉक टू ऑथर व्हेन ऑथर वाज गोइंग टू अब्रॉड, और रेलवे स्टेशन पे थे वो, और उसके बाद वो अपनी प्रेयर्स बोल रही थी, और उन्होंने क्या करा, दादी माँ ने ऑथर के फोरहेड पे किस करा, उनके माथे पे किस करा, और किस करते हुए थोड़ा थोड़ा मॉइस्ट यानी कि थोड़ा सा लिप्स में से थोड़ा सा वेट हो गया उनका माथा, थोड़ा सा गीला हो गया किस की वजह से। और उसके बाद जो ऑथर हैं वो ये सोचते हैं कि उसके उस ग्रैंड मदर की किस ने एक ऐसी छाप डाली उस दिन कि जिसके बारे में सोच के वो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश थे कि भी मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ दे के जा रही हैं दादी माँ, एक ऐसी छाप छोड़ के जा रही हैं जो शायद हमारा आखिरी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट हो सकता है। आखिरी फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट उसको लग रहा था ऑथर को कि ये होएगा, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एज थी, तो ही वॉज वरीड डैट कि वो उनको दोबारा देखेगा या नहीं। बट डैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बट आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन। जब 5 साल बाद ऑथर अपनी फर्दर स्टडीज़, अपनी हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करके आए, तो उन्होंने उसके बाद फिर से अपनी दादी माँ को स्टेशन पे देखा। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो और बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसा छोड़ के गए थे, जैसी इमेज उनके माइंड में थी वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी clasped me in her arms I could hear her reciting her prayers. claps का मतलब hold tightly, कस के पकड़ लेना। और जब वो 5 साल बाद वापस आए, उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर स्टेशन पे हैं, वो और बूढ़ी नहीं लग रही, और दोबारा से उनके पास कोई वर्ड्स नहीं थे बोलने के लिए। वो उन्होंने बस ऑथर को कस के अपनी बाहों में पकड़ा, और वो फिर से मन में प्रेयर्स बोल रही थी और ऑथर सुन रहे थे, जबकि वो प्रेयर्स किसी को समझ में नहीं आती थी कि क्या बोल रही हैं। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज whom she fed longer and with frivolous rebukes. फ्रिवलेस का मतलब नॉट हैविंग एनी सीरियस पर्पस, लाइट हार्टेड। रिब्यूक का मतलब क्या है यहाँ पे, स्कोल्डिंग आप कह सकते हो, मतलब लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग। मतलब वही जैसे मैं आपको ऊपर भी बता रही थी कि कई बार हम बच्चों को प्यार से डांट देते हैं तो उनके भले के लिए, छोटे बच्चों को या बड़ों को भी। तो ये फ्रिवलेस रिब्यूक्स हैं कि कई बार प्यार से बच्चे को डांटना पड़ता है उनको अच्छा समझाने के लिए, तो उनको समझाने के लिए तो उनको थोड़ी बहुत ही डांट लगानी भी बहुत ज़रूरी है, जैसे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों करते हैं। यस। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो ऑथर आया तो उसी पहले दिन पे जो ग्रैंड मदर का हैप्पीएस्ट मोमेंट था, वो कौन सा होता था सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट, अभी मैंने ऊपर बताया, वो वही होता था जब वो स्पैरोस को फीड कराती थी, और बड़े प्यार से फीड कराती होती थी, थोड़ा थोड़ा डांटती भी होती थी कि यहाँ मत बैठो, सिर पे मत बैठो, चलो शू इधर हो उधर हो। तो इस तरीके से प्यार से उनको डांटती भी थी, और लेकिन सबसे ज़्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। और कितना टाइम पीरियड देती थी वो, अभी मैंने ऊपर बताया, इट वॉज हाफ एन आवर। In the evening, a change came over her. She did not pray. She collected the women of the neighborhood, got an old drum and started to sing.
अब उसी दिन जिस दिन ऑथर आया है उस दिन उनको शाम को एक चेंज देखने को मिला अपनी दादी माँ में। उस दिन उन्होंने बिल्कुल भी प्रे नहीं करी, उल्टा उन्होंने क्या करा, आस पड़ोस की वुमेन को इकट्ठा करा, आस पड़ोस की महिलाओं को उन्होंने इकट्ठा करा, गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी सी ढोलकी लेके बैठ गई वो, और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से गाना गाने शुरू हो गई। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलिपिडेटेड ड्रम एंड सांग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। थम्प्ड का मतलब क्या होता है, हिट, जब हम ढोलकी बजाते हैं हिट करते हैं जो, उसको थम्प्ड बोला गया है। द सैगिंग स्किन, सैगिंग का मतलब सिंकिंग डाउनवर्ड्स, डिलिपिडेटेड ड्रम, डिलिपिडेटेड का मतलब फटा पुराना सा ड्रम, ठीक है। और यहाँ पे सैगिंग स्किन डिलिपिडेटेड ड्रम की बताई गई है, दादी माँ की स्किन नहीं बताई गई कि भी वो जो ड्रम है वो भी थोड़ा सा फटा पुराना सा था, तो वो भी मतलब ढोल की नवी नहीं थी, कोई पुरानी सी थी, तो वो पुराना सा ढोल वो लेके बैठ गई और वो गाना गाने लग गई। किससे रिलेटेड गाना गा रही थी वो, वॉरियर्स, जो ब्रेव लोग हैं, जो कुछ सोल्जर्स हैं वो घर वापस आते हैं, तो इस तरीके के कोई ब्रेव स्ट्रॉन्ग वाले गाने गा रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। परसुएड का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, तो उन सबको ऑथर के पेरेंट्स को, ग्रैंड मदर को रिक्वेस्ट करनी पड़ रही थी कि भी ओवर स्ट्रेनिंग मीन्स कुछ ना कुछ ओवर डूइंग समथिंग, कि भी ऐसे मत करो, तुम बहुत ज़्यादा कुछ ओवर डू कर रही हो। तो वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि दादी माँ ऐसे मत बजाओ, रुक जाओ। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। ऑथर ने पहली बार ऑथर की लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम वो देख रहा था कि दादी माँ ने उस दिन बिल्कुल भी प्रे नहीं करी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अगले दिन सुबह वो बहुत बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। थोड़ा सा हल्का सा बुखार आया था उन्हें और डॉक्टर ने कहा था कोई घबराने की बात नहीं है, बुखार बिल्कुल चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उनकी ग्रैंड मदर कुछ अलग ही तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। अब ग्रैंड मदर को अंदाज़ा हो गया था कि नहीं, मेरा जो वक्त है जाने का वो करीब आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने ये बात बोली, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, और एंड शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और उसके बाद उन्होंने ये बात बोली कि नहीं, डॉक्टर चाहे कुछ भी कह रहा हो कि मुझे हल्का सा बुखार है, लेकिन मुझे पता है मेरे जाने का वक्त नज़दीक आ गया है। और उसके बाद सिर्फ सारा दिन में उन्होंने कोई प्रे नहीं करी, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी चैप्टर बंद होने वाला था, शी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिट का मतलब कोई चीज़ एक्सक्लूड कर देना, बाहर निकालना, लीव कर देना। सिर्फ तब उन्होंने हल्का सा प्रे करी, भगवान को याद करा। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम टॉकिंग टू अस, क्योंकि वो कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी और किसी से बातें करने में, तो उन्होंने भगवान को याद करा। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड आर प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेस एन ऑब्जेक्शन अगेंस्ट समथिंग और समवन, ठीक है, किसी चीज़ के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन एक्सप्रेस करना। तो उन सब ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। तो वो कह रही थी मेरा अंत आने वाला है, और बाकी सब चीज़ें, बाकी सब लोग इन चीज़ों को ऑब्जेक्ट कर रहे थे, और लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनना चाहते थे। उसने बाकी सबके प्रोटेस्ट इग्नोर कर दिए। शी लेज पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो बड़े आराम से बेड पे लेटी हुई थी, प्रे कर रही थी, और वही उनके हाथों में माला थी, और आगे आगे एक एक मोती बीड्स आगे आगे कर रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एट द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। इससे पहले कि वो और मतलब देख पाते, वो थोड़ा और जांच पड़ताल कर पाते, सस्पेक्ट कर पाते कि भी क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने में ही जो उनके लिप्स हैं उन्होंने प्रे करना बंद कर दिया। वो जो मूव हो रहे थे मूव करना बंद कर गए, और जो उनके हाथों में वो जो रोजरी बीड्स की माला थी, अब वो उनकी जो फिंगर थी वो लाइफलेस बन चुकी थी, उनकी फिंगर में जान नहीं थी, और वो माला भी गिर गई। A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead. Pallor का मतलब क्या होता है, अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। जब किसी का चेहरा बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है, जैसे बुज़ुर्गों का चेहरा या बीमारी की वजह से, या डेड बॉडी का चेहरा जिस तरीके से सफ़ेद या पीला पड़ जाता है, उसको पैलर बोला गया है। तो एक पीसफुल सा डेथ का मतलब ही अपने आप में पीस होता है, शांति एकदम से हो जाना उस पर्सन की, कि मतलब पर्सन चला गया है तो वो पर्सन शांत हो गया हमेशा के लिए।
तो वो जो पीसफुल पैलर है, वो जो पीला रंग का स्किन का कलर येलो पड़ चुका था, वो पूरे उसके फेस पे आ गया था और उन सबको पता लग गया था डैट येस नाउ शी वॉज डेड. We lifted her off the bed and is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud. Customary का मतलब क्या होता है? ट्रेडिशनल, रीति रिवाज. उसके बाद उन्होंने उनको बेड से हटाया और जैसे रिवाज होता है उन्होंने उसको नीचे ज़मीन पे रखा, जैसे हम सब लोगों के यहाँ पे भी रिवाज होता है, ज़मीन पे रखते हैं डेड बॉडी को. एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड. रेड श्राउड का मतलब क्या है? डेड बॉडी को हमेशा किसी कपड़े से कवर करा जाता है और उसी श्राउड को बोला गया एक पीस ऑफ क्लोथ जो डेड बॉडी के ऊपर लगाया जाता है. तो उन्होंने एक लाल रंग के कपड़े से पूरे डेड बॉडी को कवर करा. आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल. मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? दुख. जब हम दुख में रोते हैं, पेन, ठीक है. घर में का माहौल बहुत ज़्यादा दुख वाला माहौल था, तो कई घंटे रोने के बाद उसके बाद उन्होंने उसको अकेला छोड़ दिया डेड बॉडी को. क्योंकि सारे फ्यूनरल की अरेंजमेंट करने में बिज़ी हो गए. फ्यूनरल का मतलब क्या है? यही कि डेड बॉडी को कैसे जलाना है, शमशान घाट लेके जाना है, ये. इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद अ क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड. उसके बाद शाम को वो लोग उसके कमरे में गए विद अ क्रूड स्ट्रेचर. क्रूड का मतलब रफली मेड, बड़ा रफ सा एक ऐसा सा स्ट्रेचर, बड़ा मजबूत सा कह सकते हो आप, जैसे नेचुरली होते हैं स्ट्रेचर. क्रीमेटेड का मतलब डिस्पोज ऑफ और बर्न अ डेड बॉडी आफ्टर इट इज़ डेड. जब हम डेड बॉडी को जला देते हैं तो उसे कहते हैं क्रीमेशन. और वो स्ट्रेचर पे लेके गए क्योंकि उसकी क्रीमेशन पे जाना था, डेड बॉडी को जलाना था, डिस्पोज करना था. द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट. ब्लेज का मतलब है यहाँ पे अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर. ब्लेज का मतलब होता है बहुत भड़की हुई एकदम से आग जिसकी बहुत तेज़ रोशनी हुए. लेकिन यहाँ पे ब्लेज का मतलब है द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वेरांडा. कई बार आपने देखा है जब भी शाम को जब सनसेट होता है, तो सनसेट जब हो रहा होता है तो वो उसकी जो रोशनी है वो सारे आसमान में कई बार बहुत ज़्यादा येलो कलर की लाइट स्प्रेड करती हुई जाती है. वो एकदम से बहुत ज़्यादा आसमान येलो सा नज़र आता है. मतलब सूरज की किरणें इतनी तेज़ होती हैं उसकी रेस कि वो जाते जाते भी अपनी रोशनी बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर की, येलो कलर की फैला के जाता है. तो वो जब सनसेट हो रहा था तो वो सूरज की रोशनी उसके रूम तक पड़ रही थी, उसके वरांडे तक पड़ रही थी, जो एक बहुत ही ज़्यादा गोल्डन कलर की लाइट उसके कमरे और वरांडे तक आ रही थी. वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड. अब वो लोग, कोर्टयार्ड वरांडा ही होता है, ओपन एरिया घर के साथ, घर के बाहर. और उसके बाद वो लोग, ऑथर और उसके पेरेंट्स जो हैं, और वो लोग आधे रास्ते ही कोर्टयार्ड में रुक गए. ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम right up to where she lay dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor. सारे वरांडे में और उसके रूम में भी जहाँ पे उनकी डेड बॉडी को नीचे लेटाया गया था, और जो डेड बॉडी बहुत ज़्यादा स्टिफ थी, wrapped in the red shroud. स्टिफ का मतलब डेड बॉडी हमेशा अकड़ी हुई हो जाती है, जकड़ जाती है, उसे स्टिफ कहते हैं. तो वो एक रेड कलर के कपड़े में लिपटी हुई थी डेड बॉडी. वहाँ पे उन्होंने क्या देखा कि थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज वहाँ फ्लोर पे आसपास बिखरे पड़े हैं, वहाँ पे आ गए हैं थाउजेंड ऑफ स्पैरोज. देयर वॉज नो चिरपिंग. वो स्पैरोज कोई भी अब आवाज़ नहीं कर रहे थे. वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई ग्रैंड मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम. तो ऑथर को और उनके पेरेंट्स को बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था. उनको लगा कि भाई बर्ड्स का टाइम होता है तो बर्ड्स खाना खाने के लिए आई हैं, तो उनको बहुत बुरा लग रहा था कि भाई आज उनको खाना देने वाली नहीं है. तो ऑथर की मदर ने क्या करा, कुछ ब्रेड लेके आई स्पैरोज़ के लिए. शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स. उसने भी वैसे ही ब्रेड को लिटिल छोटे छोटे टुकड़ों में लिटिल क्रम्स बनाए जैसे ग्रैंड मदर करती थी. द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू डेम. और आगे स्पैरोज़ के आगे डाल दिया, दाना डाल दिया उनको खाने के लिए. द स्पैरोज़ टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड. लेकिन स्पैरोज़ ने ब्रेड की तरफ ध्यान भी नहीं दिया. इससे हमें ये पता लगता है कि वो अपने उस टाइम पे या इवनिंग में वो ब्रेड लेने नहीं आई थी.
स्पैरोज जो है वो ब्रेड क्रम्स को ईट करने नहीं आई थी, बल्कि वो दुख जताने आई थी कि उनको ब्रेड क्रम्स खिलाने वाली अब इस दुनिया से चली गई है। वो भी शौक मनाने आई थी, दुख में शामिल होने आई थी स्पैरोज। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ दे फ्लू अवे क्वाइटली। और जैसे कॉप्स का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी। उसके बाद जब उन्होंने ग्रैंड मदर के डेड बॉडी को उठाया तो उसके बाद वो जो थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज हैं चुप करके वहाँ से चली गई। उन्होंने कोई ब्रेड क्रम नहीं ईट करे। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप द ब्रेड क्रम्स इन टू द डस्टबिन। और अगले दिन सुबह स्वीपर जो है फिर उसने वो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स डस्टबिन में फेंक दिए। So that was all about your chapter, The Portrait of a Lady. We ended with the chapter today. आज हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नहीं आया देन डू क्लैरिफाई योर डाउट्स, आस्क मी। एंड येस, एक बार सेल्फ रीडिंग करना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना। एंड इससे हमें क्या पता लगता है इस स्टोरी से हमें यही पता लगता है कि किस तरीके का रिलेशन हम लोग ह्यूमंस और एनिमल्स के बीच में भी हम इस तरीके का रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं। एक बॉन्ड ऑफ लव देखने को मिल रहा है कि भी ज़रूरी नहीं है कि एनिमल्स कुछ खाने के लिए ही इंसान के पास आएगा। कई बार ऐसी अटैचमेंट हो जाती है इंसान और जानवर में कि वो जब इंसान ना रहे तो वो जानवर भी किस तरीके का फील करते हैं। तो इस तरीके की फीलिंग्स, बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स या बर्ड्स आप देखने को मिलता है इस चैप्टर में। ओके, तो यहाँ पे इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। ट्राई टू मेक द आंसर्स इन योर ओन लैंग्वेज। ओके, सो दैट वाज ऑल विद दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच।